ड्रामा के स्टार्टिंग में हम यहाँ पर जानन को देखते हैं, जहाँ पर वो अपनी बेस्टी के साथ में आराम से अपने इस वेकेशन को एंजॉय कर रही थी। इतने में यहाँ पर मिनी रानन से पूछने लग जाती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ पर उसके बारे में सब कुछ पता है कि किस तरीके से यहाँ पर तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम पर चीट कर रहा है, और ज़्यादातर टाइम यहाँ पर वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बिताता है। अपनी लवर के साथ बिताता है, जो कि ऑफिशियली वो लोग डेट नहीं कर रहे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हें सब कुछ पता है कि क्या हो रहा है, तो फिर भी तुम यहाँ पर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही हो। जानन कहने लग जाते कि देखो, तुम इस वनडे को बिल्कुल नहीं समझने वाली हो। क्लियर सी बात है और सिंपल सी बात है, जब तक यहाँ पर मंथली मुझे मेरी हाईएस्ट पॉकेट मनी मिलती जा रही, तब तक मेरा मुंह सील्ड है, मेरा मुंह पैक्ड है। मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं करने वाली हूँ। तुम खुद ही सोचो, मैं यहाँ पर इस विला में ऐश आराम की ज़िंदगी जी रही हूँ, उसके अलावा और मुझे क्या ही चाहिए। मैं तो ही ना बाहर जाकर स्ट्रगल करने वाली हूँ। अब जब सब कुछ बैठे बैठे मिल रहा है, तो फिर खुद के पैर पे कुल्हाड़ी क्यों ही मारूं। इतने में यहाँ पर वो असिस्टेंट भागता हुआ आ जाता है, जहाँ पर वो बताता है कि मिस डिफो का एक्सीडेंट हो गया। जानन यहाँ पर घबराने लग जाती है और बहुत टेंशन में आ जाती है। मिनी उसे यहाँ पर दिलासा दे रही होती है। उसे लग रहा था कि कहीं वो ये ना सोच बैठे कि कहीं फू को कुछ हो ना गया हो, बट यहाँ पर जानन फू की नहीं बल्कि अपनी मंथली पॉकेट मनी के बारे में सोच रही थी कि आखिर मुझे पॉकेट मनी मिलेगी भी या फिर नहीं, या फिर क्या पता वो जिंदा ही ना बचे और ये सब कुछ मेरे हवाले हो जाए। असिस्टेंट कहते कि मैडम शुभ शुभ कहिए, सर को कुछ नहीं हुआ है, बस उनके पैर जो है वो पैरालाइज्ड हो चुके हैं। एंड जानन के पहले यहाँ पर मिया उससे मिलने के लिए आ जाती है, जहाँ पर असिस्टेंट कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, अगर आपको कुछ हो गया तो फिर हमारे बॉस हमें नहीं छोड़ेंगे। पीछे से यहाँ पर वो जानन को आता हुआ देखता है, यहाँ पर वो बहाने मारकर वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि फिलहाल यहाँ पर एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। रैनन यहाँ पर तो मियाँ की मिमिक्री करने लग जाती है कि जैसे पता चला वो बीमार हुआ है, आ गई यहाँ पर नाटक करने के लिए, जहाँ पर मियाँ से कहने लग जाती कि देखो, मुझे पता है कि आखिर तुमने फू से शादी क्यों की है, उसके पैसे के लिए। इतने में हम यहाँ पर फू को देखते जो कि होश में आ गया था, और दूर से यहाँ पर रैनन उसे कह रही होती कि अच्छा, लगता तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन जैसा तुम सोचो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यहाँ पर फू से शादी उसके पैसे के लिए नहीं की है, लेकिन जरूर तुम उसके पैसे के लिए उसके पास वापस आई हो। जिसके बाद यहाँ पर मियाँ अपना नाटक करना शुरू कर देती है कि पैसे, देखो मैं इन मोह माया के बीच में बिल्कुल नहीं पड़ती हूँ। अब जब फू का एक्सीडेंट हुआ, तब जाकर मुझे यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है कि मैं फू के साथ ज़िंदगी स्पेंड करना चाहती हूँ। तो फिर एक काम करो रैनन, तुम यहाँ पर फू को डिवोर्स दे दो। रैनन कहते कि ठीक है दीदी, जैसा आपको। तुम्हें क्या मैं इतनी पागल लगती हूँ जो तुम मुझे यहाँ पर डिवोर्स देने की बात करोगे? मैं चुपचाप तुम्हारी बातों को सुन लूंगी। यहाँ पर मियाँ से कहने लग जाते कि देखो रैनन, तुम मेरी बातों को समझ नहीं रही हो। तुम यहाँ पर कितनी ज़्यादा सेल्फिश बनी हो तुम्हें पता भी है। मैं और मिस्टर फू एक दूसरे को लव करते, तुम यहाँ पर अपने साथ साथ 3 जिंदगियाँ बर्बाद कर रही हो। आगे जाकर तुम्हें रिग्रेट ना हो तो बेटर होगा अगर तुम मुझसे अभी यहाँ पर डाइवोर्स दे दो तो। इतने में यहाँ पर फू काशी से दौड़ता हुआ आता है, एंड यहाँ पर उन्हें एक बैड न्यूज़ दे रहा होता है कि मिस्टर फू बैंकरप्ट हो गए। ये बात सुनते ही यहाँ पर रैनन के पैर से तो ज़मीन खिसक के जाती है, और वो तो यहाँ पर खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, जहाँ पर दूसरे वो चला के मियाँ मिस्टर फू के असिस्टेंट से कह देती कि देखो मिस्टर फू, जब यहाँ पर होश में आ जाएंगे तब कहना कि मैं उनसे मिलने तो आई थी, लेकिन मेरे डैड ने यहाँ पर हमारे रिलेशनशिप को अप्रूव नहीं किया, इस वजह से हम साथ नहीं रह सकते, और मैं उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा रही हूँ। और वहाँ से वो रफ चक्कर हो जाती है। दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट मिस्टर फू को सारी बातें बता रहा होता है, जहाँ पर मिस्टर फू को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि फू के डैड ने ऑलरेडी यहाँ पर उसे मियाँ को लेकर वार्निंग दी थी कि मियाँ यहाँ पर सीधी सादी लड़की नजर नहीं आ रही है, तुम यहाँ पर उसके साथ साथ अपने रिलेशनशिप को खराब कर देंगे, वो भी एक मैरिड रिलेशनशिप को। जहाँ पर फू ने अपने डैड की बात नहीं सुनी, और अब जाकर फू को समझ आ जाता है कि मियाँ उसके लायक बिल्कुल नहीं है, वो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे के लिए थी। असिस्टेंट यहाँ पर जानन के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पर फू को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। असिस्टेंट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं जाकर मैडम से यहाँ पर डिवोर्स की बात कर दूंगा। इतने में यहाँ पर जानन जोर से दरवाजा खोलते हुए आती है, तो जहाँ पर वो असिस्टेंट के मुंह पर दरवाजा बड़े अच्छे से लगता है, और यहाँ पर रैनन उसे माफी मांगने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर मिस्टर फू रैनन से कह रहा होता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स पेपर्स भेज दूंगा, वो साइन करके यहाँ से चली जाना। रैनन बोलती कि डिवोर्स, आखिर तुम मुझसे यहाँ पर डिवोर्स की बात क्यों कर रहे हो? वो कहता है कि ऑफ कोर्स सी बात है, मेरी कंपनी बैंकरप्ट होगी, मेरे पास पैसे नहीं बचे और मेरा पैर तो चलने के लायक भी नहीं बचा है, तो फिर तुम मेरे साथ रहकर क्या ही करोगी?
जानन कहते कि तुम्हें क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे पैसों के लिए थी? तुम भूल गए वो दिन जब तुमने यहाँ पे मेरी जान बचाई थी? 20 साल तक तुम मेरा ध्यान रखते हुए आ रहे हो, तो तुम्हें क्यों नहीं लगता कि मैं यहाँ पर तुम्हारा ख्याल रख सकती हूँ? अब टाइम आ गया है जहाँ पर मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगी और तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे पैरों पर खड़ा करूंगी। ये सुनते ही यहाँ पर तो मिस्टर फूक को जानन उसकी सीढ़ी नजर आने लग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग अपने विला में जा रहे होते हैं, लेकिन विला ऑलरेडी यहाँ पर ऑक्शन में बिक चुका था ताकि वो लोग अपने डेब्ट्स को पे कर पाए। और वहाँ के लोग यहाँ पर उनके ऊपर चीजें फेंक कर मार रहे होते हैं, जहाँ पर रैनन अपने आप को बचाने के लिए मिस्टर फू के पीछे छुप रही थी। फू कहते हैं कि तुम इस प्रोटेक्शन के बारे में बात कर रही थी। वो कहती है माफ करना, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह लेकर चलती हूँ। एंड यहाँ पर वो उसे बिल्डिंग में लेकर आ जाती है। ये कहते हैं कि अब से इस बिल्डिंग में हमारा घर जाएगा जो कि 6 फ्लोर पर है। यहाँ पर मिस्टर फू कहने लग जाता है कि यहाँ पर चोट मुझे पैरों में लगी है, तो क्या तुम्हारे दिमाग मेरे पैरों में थे तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि इस बिल्डिंग में लिफ्ट नहीं है? आखिर मैं मेरे घर तक यानी कि हमारे घर तक कैसे पहुंचूंगा? रैनन कहते कि तुम फिक्र क्यों करते हो, मैंने कहा ना कि मैं हूँ, तुम बस मुझे भरोसा रखो। जिसके बाद में वो बेचारी यहाँ पर उसे उठाकर सीढ़ियों से चलते हुए 6 फ्लोर तक ले जा रही होती है। एंड मन में अपने आप को यही कहकर मोटिवेट कर रही होती कि कोई बात नहीं, आज ही तो कल वापस इसके पास पैसे आ जाएंगे और वापस से मैं अपनी लाविश लाइफ जीना शुरू कर दूंगी। और इस चक्कर में यहाँ पर वो दोनों के दोनों गिर ही जाते हैं, जहाँ पर फू को सचमुच रैनन के लिए बुरा लग रहा होता है। रैनन कहते कि कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर जब वो उसके ऊपर होता है तब वो उसे देख ही जा रही थी कि इतने में यहाँ पर उनका नेबर आकर उन्हें इस हालत में देखकर उनकी फोटो से क्लिक करने लग जाता है। फिर रैनन यहाँ पर उन्हें घर लेकर जाते हैं और उसे सारी की सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। एंड यहाँ पर जिस तरीके से वो मैन बात कर रहा था, रैनन समझ जाती है कि वो मैन नहीं बल्कि कुछ और ही है। जहाँ पर वो रैनन से ज्यादा यानी कि लड़कियों से ज्यादा लड़कों में इंटरेस्ट ले रहा था, स्पेशली मिस्टर फू के लिए। रैनन को जाते जाते वो बोल कर जाता है कि सिस्टर ज्यादा फिक्र मत करना, नेक्स्ट टाइम से अगर तुम्हारे बॉयफ्रेंड को लिफ्ट करना हो तो तुम मुझे बुला देना, मैं यहाँ पर हर टाइम अवेलेबल रहूंगा। और वहाँ से शर्माते हुए वो भाग ही जाता है। उसके जाने के बाद रैनन कहने लग जाती है कि अब तो तुम्हारा लवर जा चुका है, अब शर्ट निकालो। फू कहता है कि शर्ट निकालो, तुम क्या पागल हो गई हो? सच में लगता है कि तुम्हारा दिमाग मेरे पैरों में था। वो कहती है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे पैरों में होगा, डॉक्टर ने कहा है कि तुम्हारी बॉडी को क्लीन रखने के लिए। अब तुम्हारे पास नर्स नहीं है तो ये काम तो मुझे ही करना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो बेड टॉवल्स और सारी चीज़ें लेकर आ जाती है। जैसे यहाँ पर वो अपने बटन्स ओपन करता है, रैनन तो उसकी एप्स को फील करने लग जाती है। मिस्टर फू कहता है कि तुम तो यहाँ पर क्लीनिंग करने आई थी, बट तुम्हारा फोकस तो कहीं और ही नजर आ रहा है। रैनन कहते कि खुद सोचो, अगर कोई नर्स रखा होता तो हमें उस नर्स को पे करना पड़ता, तुम्हें उस नर्स को पे करना पड़ता, लेकिन अब मैं मुफ्त में काम कर रही हूँ तो मैं फीस तो ज़रूर लूँगी ना। एंड यहाँ पर वो उसके एप्स को फील कर रही होती है, जहाँ पर वो चिढ़ कर उसे रोकने लग जाता है। इतने में उनकी क्लोजनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो दोनों आपस में किसी करने लग जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर फू से कहने लग जाते हैं कि देख क्या रही हो खड़े खड़े, ऊपर की लाइट खराब हो चुकी है तो फिर दूसरी लाइट स्टोर रूम में रखी होगी, उसे लाकर चेंज कर दो। रैनन कहते कि नहीं, इस काम के लिए मैं किसी और को बुला देती हूँ, क्योंकि मुझे हाइट का फियर है, तो ये काम तो मैं बिल्कुल नहीं कर पाऊंगी। और जाते से आते वक्त मैं यहाँ पर पानी की बोतल और ढेर सारे ग्रोसरी के सामान भी लेते हुए आ जाऊंगी। जिसके बाद में यहाँ पर वो बड़ा सा पानी का बोतल लाती है और एक हाथ में ग्रोसरी सामान को लेकर सीढ़ी को वापस चढ़ना शुरू कर देती है। दूसरा यहाँ पर मिस्टर फू नोटिस करता है कि रैनन यहाँ पर किचन में काम कर रही होती है, जहाँ पर उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके पास जब कुछ भी नहीं है तो फिर भी यहाँ पर रैनन अकेली उसके साथ खड़ी है, क्योंकि उससे पहले हमेशा से ही लगता आ रहा था कि रैनन उसके साथ उसके पैसे के लिए है, तो कि जब उसके पास पैसे नहीं होंगे तो रैनन उसे छोड़कर चली जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा था। दोस्त हम यहाँ पर रैनन को देख रहे होते हैं जो कि फिश को समझा रही होती है कि देखो मैं अब तुम्हें कट करने वाली हूँ, बड़े स्लाइटली और स्मूथली कट करूँगी और डेलिकेटली कट करूँगी, तो फिर प्लीज़ तुम यहाँ वहाँ उछलना मत, वरना मैं बहुत एग्रेसिव हो जाऊँगी। और जैसे यहाँ पर फिश को कट करने वाली थी, वो फिश एक्चुअल में लाइव फिश होती है जो कि अपने आप उछल कर नीचे गिर जाती है और वो चिल्लाने लग जाती है। तब वो यहाँ पर डरते हुए उसके पास आने लग जाता है एंड जानने तो यहाँ पर डर के मारे उसके गोद में ही बैठ जाती है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ये मछली को लाने की क्या ज़रूरत थी, तुम यहाँ पर डेड फिश को भी तो ला सकती थी। वो कहते हैं कि हाँ, बट डॉक्टर ने तुम्हें यहाँ पर न्यूट्रिशियस खाना खाने के लिए कहा है, तो फिर लाइव फिश में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, बस इस वजह से।
फू यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा होता है कि आखिर रानन उसके लिए क्या कुछ नहीं सोच रही है। इतनी में रानन उसे कहते कि तुम फिक्र मत करो, तुम यहाँ से जाओ, मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगी। एंड यहाँ पर वो नोटिस करता है कि बेचारी कितना स्ट्रगल कर रही है, लेकिन फिर भी वो अपना काम कंप्लीट कर रही है। एंड इसके बाद में यहाँ पर वो अपने असिस्टेंट को कॉल कर कर अपने जितने भी असेट्स होता है वो यहाँ पर तुरंत ही ट्रांसफ़र कराने के लिए कह देता है। असिस्टेंट उसे बताता है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर प्राइसेस कुछ ज़्यादा ही लो चल रहे। मिस्टर फू यहाँ पर उसे क्लियरली कह देता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं यहाँ पर अपनी वुमन को सफ़र करता नहीं देख सकता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर उनका लंच रेडी हो जाता है, जहाँ पर वो बहुत एक्साइटेड होता है फ़िश कटलेट खाने के लिए। लेकिन असल में यहाँ पर तो रानन रामन बनाकर लाई हुई थी, जिसे देखकर वो उससे माफ़ी मांगती है। ये कहते हैं कि माफ़ कर देना, मुझे पता है कि तुम यहाँ पर इंस्टेंट फूड्स नहीं खाते हो, इसलिए मैं यहाँ पर बाहर से तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। जहाँ पर फू से कहीं भी जाने से मना करता है और उसके हाथ में यहाँ पर वो चोट का निशान देखता है। जानन कहते कि हाँ, वो फिश कट करना बहुत डिफिकल्ट था, उस चक्कर में मेरी उंगलियाँ कट गई, लेकिन देखो मैंने बैंडेज लगा दिया है जहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फू कहता है कि आखिर तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो, खाली बैंडेज से काम नहीं चलने वाला है। एंड यहाँ पर मेडिसिन लेने के लिए जा रहा होता है। जानन कहते कि तुम अकेले नहीं जा पाओगे, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। एंड फटाक से नूडल का बाइट लेते हुए वो जाने लग जाती है, लेकिन जैसे यहाँ पर वो दरवाज़ा खोलती है वहाँ पर तो कोई और ही आ जाता है, जो कि एकदम गुंडे जैसा लग रहा था। यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम मुझे यहाँ पर मेरे घर से बाहर निकाल रही हो। वो कहते कि अच्छा अच्छा, तो आप लैंडलॉर्ड है, लेकिन आपका अचानक से यहाँ पर आना कैसे हुआ? वैसे भी यहाँ पर आपको बिन बुलाए नहीं आना चाहिए, मेरी भी कोई पर्सनल लाइफ है। लैंडलॉर्ड कहता है कि तुम लोग यहाँ पर कैसे रह रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा, ये मेरा घर है, अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। रानन बोलते कह रहे ये कैसे बदतमीजी हुई, 2 दिन पहले मैंने यहाँ पर इस रूम का लीज साइन करवाया था, वो भी 6 मंथ के लिए, और अभी तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। लंदन कहता है कि मैं अपने घर को बेचना तक नहीं चाहता हूँ, तो फिर तुम लोगों को रेंट पर क्यों ही दूंगा। जिसके बाद में यहाँ पर रानन जो है एग्रीमेंट दिखाने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उस पेपर्स को फाड़ देता है एंड कहता है कि ना एविडेंस है ना पेपर्स है, मैं तुम्हें 7 दिन देता हूँ, 7 दिन के अंदर अंदर इस घर को खाली करके चली जाओ, वरना यहाँ पर सचमुच मुझे पुलिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट करनी होगी। जानन यहाँ पर सोचे पड़ जाते कि अब उनके पास पैसे ही नहीं है, तो आखिर वो वहाँ पर कहाँ पर घर ढूंढती रहेगी। तो सर जब यहाँ पर वो घर पर आता है तब वो रानन को रोते हुए नोटिस करता है, तो सब पूछा क्या कि तुम्हें क्या हो गया। रानन कहती है कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर घर को क्लीन कर रही हूँ। तो उसके बाद में यहाँ पर वो उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। रानन बहुत जोर से चिल्ला रही थी। वो कहता है कि इतना चिल्लाओगे तो फिर मैं क्रीम कैसे लगाऊंगा, तुम तो बच्चों से भी ज्यादा नाटक कर रही हो। जानन कहने लग जाती कि तुम्हें नहीं लगता तुम यहाँ पे मेरा कुछ ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो, कहीं तुम्हें मुझसे लव तो नहीं हो गया है। इतने में यहाँ पर फू उससे दूर हट जाता है, कहते कि लव और तुम्हारे साथ कभी भी पॉसिबल नहीं है। रैंडन कहते कि हाँ मैं तो ये बात भूल ही चुकी हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर उसे समझा रही होती कि देखो घर पर ऐसे बैठकर कुछ मतलब नहीं है, मुझे बाहर जाकर यहाँ पर जॉब ढूंढना होगा। फू कहता है कि फिर मैं 6th फ्लोर पर क्या करूँगा। वो कहते हैं कि इसमें क्या हुआ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर चलूंगी। तो इसके बाद में यहाँ पर रैंडन होटल में आ जाती है एज ए स्टाफ वर्क करने के लिए। वो कहता है कि तुम सचमुच यहाँ पर वर्क करने वाली हो। रैंडन कहते कि नहीं, तुमसे काम करवाऊंगी। तुम क्या पागल हो, तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मैं खुद ही काम करने वाली हूँ यहाँ पर। जिसके बाद में फू को कहने लग जाते कि देखो डॉक्टर्स ने कहा है कि तुम्हारे अभी भी अपने पैरों पर खड़े होने के बहुत सारे चांसेस हैं और तुम वापस से शायद से चल भी पाओगे, तो फिर हिम्मत मत हारना। फू से लेकर कहने लग जाते कि आखिर तुम इतनी पॉजिटिव बातें कैसे सोच सकती हो, डॉक्टर ने तो ये भी कहा है कि मेरे पैरों को काटना भी पड़ सकता है अगर यहाँ पर कोई इन्फेक्शन बैठ गया तो। रैना ने बोलते कि सचमुच तुम्हारा दिमाग तुम्हारे घुटनों में ही है जो काम करना बंद कर दिया है, थोड़ा पॉजिटिव सोचोगे तब जाकर पॉजिटिव होगा ना। एंड बाद में यहाँ पर वो काम करने चली जाती है, जहाँ पर दूसरा मैनेजर उन सभी स्टाफ्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा होता है कि देखो यहाँ पर हर एक कस्टमर हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और हमारी सर्विस एकदम बेस्ट होनी चाहिए, भले यहाँ पर कस्टमर हमसे कितना भी रूड क्यों ना हो जाए, हम कस्टमर के साथ फाइट बैक बिल्कुल नहीं कर सकते, और अगर किसी ने भी ऐसा करने की हिम्मत की तो उसे तुरंत ही जॉब से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद वो रैनन की ओर देखकर उसे खास वार्निंग दे रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पर रैनन को वीआईपी वार्ड दिया जाता है, तो फिर यहाँ पर वो अपने कस्टमर्स को सर्विस देने के लिए चली जाती है। इतने में यहाँ पर मिया को सर्व कर रही होती है, जहाँ पर मिया को यहाँ देखकर हैरान हो जाती है। मिया कहते कि अरे वाह तुम तो यहाँ पर जॉब कर रही हो, जरा गेस करो कि मेरा बॉयफ्रेंड कौन होगा। जहाँ पर रैनन को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मिया बोलते कि ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर जाओ को डेट कर रही हूँ। इतने में हम यहाँ पर फू को देखते जो कि पियानो
बजाने लग जाता है एंड यहाँ पर वो उनकी बातों को सुन रहा होता है, जहाँ पर जानने मिया के पर गुस्सा करी थी कि तुम आखिर जाओ को डेट कैसे कर सकती हो। तुम्हें पता नहीं कि जाओ ने यहाँ पर फू के उस पैरेललिज्म का फायदा उठाया और यहाँ पर उसने कंपनी को बैंकरप्ट कर दिया है जानबूझकर, और तुम ऐसे इंसान के साथ हो। मियाँ कहते कि तुम इतने चिढ़ कह रही हो, सब कुछ पता है मुझे, इस बैग को देख रही हो, ये भी मुझे यहाँ पर जाओ ने ही दिलाया है। तो इसके बाद में मियाँ ये भी कह रही होती है, अरे बा तुम्हारी तो तुम भी घर पे तक ढंग से नहीं रह पा रही हो। जानन सोचे पड़ जाते कि आखिर इसे घर वाली प्रॉब्लम कैसे पता चली, तो वो समझ जाती है कि मियाँ ने यहाँ पर जानबूझकर लैंडलॉर्ड के साथ में पार्टनरशिप करी होगी और जानबूझकर ये सब किया होगा। जिसके बाद में यहाँ पर जानन सबसे पहला रूल तुरंत ही ब्रेक कर देती है और मियाँ को मजा चखाने लग जाती है, जहाँ पर उन दोनों की कैट फाइट शुरू हो जाती है। इतने में यहाँ पर जाओ आकर उन दोनों को रोकने लग जाता है। यहाँ पर मियाँ तो जाओ को देखकर उसके बाजू में चली जाती है। जानन कहती कि सही समय पर तुम आए हो, मैं अभी बता दूँ कि मियाँ आखिर कर क्या रही है। जाओ यहाँ पर से साफ साफ कह देता है कि मियाँ जो कुछ भी करे से तुम्हें क्या है, और तुम यहाँ पर एक वेट्रेस का काम कर रहे हो, कम से कम तुम यहाँ पर अपने स्टैंडर्ड से पता रहने चाहिए। जानन बोलते कि तुम स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना ये सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से हो रहा है। अगर तुम्हारी मॉम ने यहाँ पर फू को अपनी हिस्सेदारी में से नहीं निकाला होता तो आज यहाँ पर ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। सब कुछ तुम्हारी मॉम की वजह से हो रहा है, मैं यहाँ पर जॉब भी तुम्हारी मॉम की वजह से ही कर रही हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर जानन उस पर चिल्लाने वाली थी और यहाँ पर जाओ उसे धमकी देने लग जाता है कि देखो, अगर तुमने मुझे अभी यहाँ पर कुछ भी कहा तो याद रखना, मुझे बड़े अच्छे से पता है कि आखिर इस जॉब को तुमसे कैसे छीनना है, और ये जॉब तो क्या मेरे कोई भी होटल में तुम्हें कोई भी जॉब नहीं देकर जाएगा। और अभी के अभी यहाँ पर मियाँ से माफ़ी मांगो और खुद को थप्पड़ भी मारो। जानन कहते कि मैं और खुद को थप्पड़ मारूं जबकि मेरी कोई गलती है ही नहीं। लेकिन इतने में यहाँ पर वो मैनेजर आकर जानन को थप्पड़ मार देता है और यहाँ पर वो जानन पर चिल्ला रहा होता है कि अगर मिस्टर जाओ ने यहाँ पर तुमसे माफ़ी मांगने के लिए कहा है तो अभी के अभी खुद को थप्पड़ मारो और माफ़ी मांगो। जिसके बाद में यहाँ पर वो जाओ से कह रही होती कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुम क्या कर रहे हो, अगर फू को पता चलेगा तो क्या हो जाएगा। जाओ कहता है कि तो पता चलने दो, अब तुम्हें क्या लगता है कि फू के पास उतनी पावर बची है जो फू यहाँ पर मुझसे लड़ सकता है। मैं तो अपने घर पे यहाँ पर पेट भी रख लूँ लेकिन फू को ना पालूँ। जानन को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जहाँ पर गुस्से में वो उसकी कॉलर को खींचने लग जाती है। ये कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पर फू के बारे में ऐसे कैसे ही बोल सकते हैं, वो तुम्हारा खुद का भाई है। तो इसके बाद वो कहता है कि अरे हाँ, तुम तो मेरी सिस्टर इन लॉ हो ना, तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर सिस्टर इन लॉ के बदले मेरे मिस्ट्रेस बन जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर अच्छे से संभाल कर रखूंगा, फिर तुम जो चाहे वो कर सकती हो। जानन कहती कि कुछ तो शर्म कर लो, तुम्हें यहाँ पर ज़रा भी अंदाज़ा है कि तुम कर क्या रहे हो। फू कहता है कि अच्छे से मुझे पता है, तुम बस उसे छोड़ कर तो देखो, मैं यहाँ पर तुम्हें एक साथ रखने के लिए रहती हूँ। जानन उसे क्लियरली कहती थी अगर तुम मुझे यहाँ पर 10 मिलियन या 1000 मिलियन भी दे दोगे ना तो भी मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली। जान यहाँ पर कहने लग जाता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं कंपैरिजन यहाँ पर फू से कर ही नहीं सकता। जानन कहती कि सही कहा, कुछ भी हो जाए तुम फू को अपने आप से कभी कंपेयर कर ही नहीं पाओगे। अभी तुम्हारे पास पैसे आके आ गए, तुम यहाँ पर ज़्यादा ईगो दिखा रहे हो, लेकिन अगर तुम्हारे बदले फू होता तो वो ऐसा एक्ट बिल्कुल नहीं करता। वो बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन है। यहाँ पर तुम मियाँ जैसी औरत को ही अपनी गर्लफ्रेंड बना सकते हो, ना कि किसी अच्छी लड़की को। जिसके बाद में यहाँ पर उसे इतना गुस्सा आता है कि वो यहाँ पर जानन को धक्का दे देता है और वो उसे खुद से और तरमिया से उन दोनों से माफ़ी मांगने के लिए कह देता है। जिसके बाद में यहाँ पर सारी बातें फू को सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसी का भाई उसके अगेंस्ट जा रहा है, यहाँ पर उसी की वुमन उसे प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही है, मगर इनमें से कोई भी यहाँ पर उसकी एटलीस्ट रेपुटेशन के लिए रिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहता है। यहाँ पर तो जाओ उस मैनेजर को जानन को जोर जोर से थप्पड़ मारने के लिए कह देता है, लेकिन इतने में यहाँ पर हम मिस्टर फू को अपने पैरों पर चलते हुए देखते हैं, जहाँ पर वो उन सभी को रुकने के लिए कहता है। एंड यहाँ पर वो जाओ से कहने लग जाता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर यहाँ पर इस फू इंडस्ट्री को कौन चला सकता है। जाओ तो यहाँ पर अपने बड़े भैया को देखकर डरने लग जाता है, और तो यहाँ पर मियाँ और तौर ब्रांडन दोनों के दोनों हैरान हो जाते हैं कि आखिर फू यहाँ पर खड़ा कैसे हो सकता है। इतने में यहाँ पर फू जो है रैनन को इशारे कर रहा होता है विंग मारते हुए। रैनन कहते कि देखो तो इस समय भी यहाँ पर मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है और मुझे आँख मारा जा रहा है, तो वो भी यहाँ पर उसे आँख मारना शुरू कर देती है। बट यहाँ पर फू अपने नीज को प्रेस करते हुए उसे इशारे कर कर बता रहा था कि वो ज़्यादा टाइम तक खड़ा नहीं रह सकता, तो फिर रैनन को वहाँ से भाग जाना चाहिए। तब जाकर रैनन वहाँ से चली जाती एंड बाद में यहाँ पर वो चेयर पे बैठ जाता है, जहाँ पर मियाँ कहते कि नाटक तो ऐसे कर रहे थे कि जैसे कि तुम चल पाते हो। वो कहता है कि हाँ, मैं बस यहाँ पर रेस्ट ले रहा हूँ और कुछ भी नहीं।
जाओ कहने लग जाता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे यहाँ पर तुमसे डर लगने लग जाएगा। और जैसे यहाँ पर फू से देखने लग जाता है वो कहते हैं कि हाँ, माना कि मैं तुमसे यहाँ पर डरता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे डराओगे। बट जो प्रॉपर्टी मेरी है वो मेरी है, तुम मुझसे नहीं छीन सकते हो। जिसके बाद में यहाँ पर फू तो साफ साफ कह देता है कि देखो, तुम भले यहाँ पर कितने भी पैसे वाले क्यों ना हो जाओ, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे बिजनेस टैक्टिक्स को कभी बीट नहीं कर सकते हो, और एज अ गुड पर्सन कभी अच्छे इंसान नहीं बन सकते हो। मियाँ कहने लग जाते कि डींगे क्यों मार रहे हो, तुम खुद यहाँ पर कंपनी अब नहीं चला सकते हो। जिसके बाद वो रानन को बुलाने लगते, बट रानन तो यहाँ से कब का गायब हो चुकी थी। फिर बाद में यहाँ पर रात हो जाती है, जहाँ पर रानन और फू घर पर होते हैं, जहाँ पर रानन जोर जोर से हंसे जा रही थी उस सिचुएशन को याद करते हुए। फू कहने लग जाते कि देखो, मुझे पता है कि आखिर जाओ कैसा है, बचपन से मैं यहाँ पर उसके साथ रहा हूँ। भले यहाँ पर वो मुझसे एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश क्यों ना करे, लेकिन वो उसका कॉन्फिडेंस नहीं बल्कि ओवर कॉन्फिडेंस होता है, जो कि हर बार उसे हरा देता है, और वो हर बार मुझसे डर ही जाता है। जिसके बाद में यहाँ पर जानन हैमर को निकाल देती है और कहने लग जाती है कि मुझे क्यों लग रहा है कि आखिर तुम यहाँ पर नाटक कर रहे हो कि तुम्हारे पैर ठीक नहीं है, लेकिन असल में तुम कम्प्लीटली फाइन हो। एंड यहाँ पर बिना कुछ बोले वो उसके नीज पर बड़े जोर से हैमर मारती है, एक बार नहीं बल्कि दो बार, जहाँ पर मिस्टर फू को बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन वो जानन के सामने कोई रिएक्शन नहीं देता है। जानन कहती कि अरे वाह, तुम तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रांग निकले, सचमुच तुम यहाँ पर कुछ फील नहीं कर पा रहे हो। जिसके बाद में यहाँ पे वो बड़े से नीडल को निकाल देती है। फू कहते कि अब तुम क्या करना चाहती हो। वो कहते कि अरे ये तो मेरे लिए बहुत मैजिकल बात है ना, मैंने फर्स्ट टाइम किसी को देखा है जिससे पैर में कुछ फील ही ना हो रहा हो, तो मैं सोचू कि क्यों ना मैं यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर देखूँ। एंड यहाँ पर वो उसे मारने वाली थी कि इतने में यहाँ पर उसका फोन रिंग होने लग जाता है, जिस तरह से फू की जान बच जाती है। एंड कॉल कटने के बाद यहाँ पर नींद का बहाना देते हुए सोने चला जाता है। जिसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं, और वो यहाँ पर क्लब में होती है, जहाँ पर वो एक मिस्टीरियस वुमन के साथ ही वो वुमन यहाँ पर उसे कह रही होती है कि आखिर तुम्हारे पास कौन से प्रूफ है कि यहाँ पर मिस्टर फू एक पैरालाइज्ड पर्सन है और वो बैंकरप्ट हो गया है। मिया कहने लग जाते कि डॉक्टर्स ने ही बताया। वो कहते कि अच्छा, तुम यहाँ पर तो मैं डॉक्टर से ये रिपोर्ट भी बनवा सकती हूँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, वो भी फेक रिपोर्ट्स। आजकल के ज़माने में क्या कुछ नहीं पॉसिबल है, और क्या पता यहाँ पर फू बस नाटक कर रहा हो। जिसके बाद मियाँ ठान लेती कि अगर वो नाटक कर रहा है तो यही समय है यहाँ पर अपनी हिम्मत को दिखाना, ताकि यहाँ पर वो समझ पाए कि मैं यहाँ पर मिसेस फू बन सकती हूँ, बल्कि कोई और नहीं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट डे जानन फू को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है, जहाँ पर वो व्हील चेयर पर होता है। वो उसे रूम में जाने देती है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर वो उसे रोक लेती है, कहती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। वो यहाँ पर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, जहाँ पर जानन उसके लिए एडल्ट डायपर्स लेकर आई हुई होती है। वो नोटिस करता है कि सभी के सभी लोग यहाँ पर उसे देखकर हंस रहे होते, जहाँ पर दूसरी ओर जानन उस डायपर्स का मीनिंग को समझा रही थी कि आखिर फू के लिए डायपर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि उस बेचारे को बार बार स्ट्रगल करते हुए वॉशरूम न जाना पड़े। यहाँ पर वो अंदर की ओर जाने वाला था, जहाँ पर जानन उसे वापस से रोकती है। वो कहता है कि अब तुम्हें मुझे क्या देना है। वो कहते कि नहीं, मैं सोची थी कि इन डायपर्स को पहनने में तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, इन केस अगर तुम्हें खुद से पहना नहीं जा रहा है। वो कहता है कि देखो, मैं यहाँ पर किसी मेल नर्स का हेल्प ले लूंगा, लेकिन प्लीज तुम ऐसी ऐसी गलत बातें ना सोचो तो बेहतर होगा। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जो कि लिफ्ट में चली जाती है, एंड यहाँ पर फू होता है जो कि डॉक्टर के साथ में बात कर रहा था। एंड यहाँ पर वो कम्प्लीटली अच्छे से चल रहा होता है, जहाँ पर इसका मतलब ये है कि वो सचमुच नाटक कर रहा है। डॉक्टर कहने लग जाते कि थैंक यू हमारी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने के लिए। वो कहता कोई बात नहीं, इतना तो मेरा हक बनता ही है। अब जब यहाँ पर वो बैंकरप्ट हो गया तो वो इस हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कैसे कर पा रहा है। इतने में यहाँ पर लिफ्ट ओपन होती है, लेकिन रंडन यहाँ पर दूसरी ओर के लिफ्ट में थी, जहाँ पर लिफ्ट में से कोई तो मिस्टीरियस पर्सन बाहर आता है, एंड वो यहाँ पर फू को ऐसे देख लेता है। साथ साथ यहाँ पर जनन को उसकी बेस्टी मिनी मिल जाती है, एंड बाद में यहाँ पर मिस्टीरियस पर्सन मिया को कॉल कर सब कुछ बता देता है। मिया कहते कि उस लड़की ने सच कहा था कि जरूर ऐसा कुछ होगा, तो फिर मुझे भी यहाँ पर अपने काम पर लग जाना चाहिए। जानना और मिनी कहने लग जाता है कि कितना टाइम हो गया, हम लोग उस इंसिडेंट के बाद में अब जाकर एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने कहने लग जाते कि सचमुच मुझे यकीन नहीं होता कि तुम यहाँ पर फू का इतना ध्यान रख रहे हो। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम्हें अभी भी यहाँ पर फू से होप होंगे कि वो चल पाएगा, लेकिन तुम इन सारी चीज़ों की उम्मीद छोड़ दो। क्या पता वो चल पाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे लिए अर्न ना कर पाए, तब तुम क्या करोगी। बेटर होगा अगर तुम मुझसे डिवोर्स ले लो। तो जानन डिवोर्स की बात सुनते ही यहाँ पर हैरान हो जाती है, एंड यहाँ पर वो डिवोर्स वाली बात को पलट नहीं लग जाती है। जिसके बाद वो कहते कि देखो,
ऐसे भी यहाँ पर हमें एक वर्ल्ड टूर पे तो जाना है, तो मुझे कंप्लीट मेहनत करनी पड़ेगी। मैं नहीं कहती कि टॉपिक को बदलो मत, मैं यहाँ पर तुमसे किसी बारे में बात कर रही हूँ, तुम टॉपिक को चेंज नहीं कर सकते हो। और आखिर ऐसा थोड़ी ना है कि यहाँ पर वो दुनिया का आखिरी मर्द है। इधर कितने सारे मैन हैं जो कि तुम्हारे ब्यूटी के लिए फिदा हो सकते हैं, और तुम्हारे पास ढेर सारे ऑप्शन है। जानन कहने लग जाता है कि देखो, मैं मानती हूँ कि मुझे यहाँ पर पैसे से बहुत लगाव है, लेकिन मैं कोई ऐसी पर्सन नहीं हूँ जहाँ पर उस पर्सन को बिट्रे कर दूँ जिससे मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा ख्याल रखा हुआ है। तो यहाँ पर वो अपनी स्टोरी को बताने लग जाती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो एक ऑर्फन थी, एंड तब यहाँ पर फू ने उसका ध्यान रखा हुआ था, उसे प्लेंटी ऑफ चीज़ें दी थी। लेकिन अब जब फू के पास कुछ नहीं है तो फिर वो फू के साथ ऐसा नहीं कर सकती है। फू भले यहाँ पर रिच हो या ना हो, उसे यहाँ पर फू को प्रोटेक्ट करना होगा, उसे सपोर्ट करना होगा और उसका साथ देना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर शाम हो जाती है और यहाँ पर वो लोग घर पे वापस आ जाते हैं। जालियन कहते हैं कि डॉक्टर ने तुमसे क्या कहा। वो कहने लग जाता है कि अभी भी हमें यहाँ पर हॉस्पिटल जाना होगा, 2-3 सेशंस होंगे, उसके बाद मैं शायद से मैं यहाँ पर वॉक कर पाऊँ। लेकिन हाँ, उन्होंने मुझे कहा है कि मुझे मेरी बॉडी को कम्प्लीटली क्लीन रखना चाहिए ताकि यहाँ पर लेग्स में कोई इन्फेक्शन ना फैल पाए। फिर बाद में यहाँ पर रेस्ट में उसका इंतजार कर रहा होता है, वो भी शर्टलेस। जानन यहाँ पर अपनी आंखों को बंद करते हुए आने लग जाती है। वो कहता है कि अगर यही करना है तो रहने दो, मैं यहाँ पर सचमुच किसी नर्स को अपॉइंट कर कर उसे ढेर सारे पैसे दे देता हूँ। जानन कहते कि नहीं नहीं, फिलहाल हमारा बजट नर्स को लेने का नहीं है, तो फिर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी अच्छे से क्लीनिक कर दूंगी। एंड बाद में यहाँ पर वो उसके इतना क्लोज आ जाती है कि वो उसे देखने लग जाता है। जानन बोलते कि देख क्या रहे हो। फू कहते कि वही कि तुम्हारा टॉप कितना डीप नेक है। जानन कहते कि तुम एक पर्वत हो, आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है। वो कहने लग जाता है कि तुम आखिर ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो कि जैसे मैंने कुछ कर दिया हो। जानन बोलते कि अरे लेकिन तुम ऐसे थॉट कैसे ला सकते हो। वो कहने लग जाते कि देखो, हम मैन खाली शर्ट पहनते या टी शर्ट पहनते, बट तुम्हारे पास कितने सारे ऑप्शंस होते हैं। मैं बस उन्हीं ऑप्शंस के बारे में सोच रहा था। जानन कहते कि अगर इतना ही पसंद है तो तुम्हारे लिए भी टॉप्स ला दूंगी। जिसके बाद में यहाँ पर फूल से अपने ला पर बैठा देता है एंड यहाँ पर उनकी क्लोजनेस कुछ ज्यादा ही बढ़ने लग जाती है। इतने में यहाँ पर उनके बीच में किस होने वाला था, बट जानन को कॉल आने लग जाता है। लेकिन इतने में यहाँ पर वो कॉल कट हो जाता है, जहाँ पर दूसरी ओर फू को भी फोन आ रहा था, वो भी मिया का। जैसे यहाँ पर जानन उसे कॉल देती है, मिया टेंशन में आकर कहने लग जाता है कि प्लीज प्लीज मेरी मदद करो, मुझे किडनैप कर लिया गया है। जहाँ पर फू से क्लियरली कह देता है कि गलती से भी मुझे कॉल मत करना, और कॉल को कट कर देता है। जहाँ पर मिया हैरान हो जाती है क्योंकि फू ने आज तक उसकी कॉल को इस तरीके से इस वे में कट नहीं किया होता है। एंड वो समझ जाती है कि सब कुछ उस रानन की वजह से हो रहा होगा, क्योंकि रानन वहाँ पर है ना, इसलिए वो ऐसा बोल रहा होगा। इतने में हम यहाँ पर उस मिस्टीरियस पर्सन को यानी कि उस वुमन को वापस से देखते, जो उसे कहते कि देखा, अब हमें यहाँ पर अपनी प्लानिंग चेंज करनी होगी। एंड बाद में यहाँ पर वो वापस से यहाँ पर रानन को ग्रैब कर देता है और अपने लैब पे बचा कर कहने लग जाते कि तुम कंटिन्यू कर सकती हो। जानन कहते कि मैं बैठे बैठे तुम्हें वाइप कैसे कर सकती हूँ। वो कहते कि वो नहीं, जो हम करने वाले थे उसकी बात में कर जाओ। एंड यहाँ पर जानन कुछ ज़्यादा ही नर्वस हो रही थी। जितने में यहाँ पर जानन को वापस से मिनी का कॉल आने लग जाता है, जहाँ मिनी उसे कह रही थी कि अगर कोई तुम्हारे बगल में नहीं है तो ही वो बात मैं तुम्हें बता सकती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर जानन बात करने के लिए बाहर चली जाती है एंड यहाँ पर वो जानन को एक लॉयर का नंबर सेंड कर देती है। जानन कहते कि देखो, तुम चाहती हो कि तुम जैसा बोल रहे हो वैसा मैं करूँ, एंड मैं समझ सकती हूँ कि तुम यहाँ पर मेरी फिक्र कर रही हो, लेकिन प्लीज़ मेरी भी बात को समझो कि मैं वैसी पसंद बिल्कुल नहीं हूँ। वो कहते कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती हूँ, तुम बस इस नंबर को अपने साथ रखो, इन केस फ्यूचर में कुछ हो जाता है तब तुम इस नंबर का इस्तेमाल कर लेना। एंड जानन यहाँ पर उसे थैंक यू बोलकर कॉल को कट कर देती है। दूसरे यहाँ पर जानन बाहर होती है, तब यहाँ पर दरवाजे पर कोई आ जाता है, तो फू को लगता है कि शायद से जानन ही होगी। लेकिन जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है, वहाँ पर मिया होती है, जहाँ पर फू मिया को वहाँ से जाने के लिए कहता है। मिया कहते कि देखो, माना कि मेरी गलती थी, लेकिन वो मेरा इम्पल्सिव डिसीजन था और मेरे डैड का था, जिसे मैं ना बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। लेकिन मुझे समझ आ गया कि आखिर मेरा लव तुम्हारे लिए कितना ज़्यादा है, जहाँ पर मैं तुम्हारे बिना सचमुच नहीं रह पाऊंगी। फू से कहते कि बकवास बातें करना बंद करो और यहाँ से अभी कभी निकल जाओ। जहाँ पर वो उसका हाथ पकड़ते हुए उससे प्लीज कर रही होती है। इतने में यहाँ पर जानन उन्हें ऐसे देखकर वहाँ से चुपचाप जाने लग जाती है, जहाँ पर मिया ने भी रानन को जाते हुए देख लिया था। बाहर बैठकर यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही थी कि व्हाट इफ यहाँ पर वो वापस से मिया के साथ जाने की बात कर ले तो। इतने में यहाँ पर मिया बाहर आकर कहने लग जाती है कि तुम्हें पता है ना कि वो एक बार फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। जानन कहते कि कुछ भी बोलना बंद करो। मिया कहते कि देखो, तुम्हारी पहुँच एकदम हायर एंड तक नहीं होगी, लेकिन मेरी ज़रूर है। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं जो कि फू को न्यू टेक्नोलॉजी की मदद से ठीक कर सकते हैं।
जानन यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पर मिया उसे बताती है कि उस ट्रीटमेंट के लिए $5 मिलियन लगेंगे, तब तो यहाँ पर जानन के होश ही उड़ जाते हैं। मिया कहते कि देखा, $5 मिलियन तुम्हारे लिए ढेर सारे पैसे होंगे, लेकिन मेरे लिए वो कुछ भी नहीं है। अगर तुम चाहती हो कि यहाँ पर फू अपने पैरों पर वापस खड़ा हो पाए, तो फिर फू को मेरे हवाले कर दो, यानी कि उससे डिवोर्स ले लो। जानन कहते कि लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है। वो कहते कि लॉयर को नहीं जानती हो तो मैं बता देती हूँ, और झगड़ा करके ब्रेकअप कर लो। और ध्यान रहे, अगर ये बात तुमने किसी को भी बताई तो मैं मेक श्योर करूँगी कि फू कभी वापस ना खड़ा हो पाए, और बोल्ड डिसीजन लेना। इतना कहकर वहाँ से वो चली जाती हैं, जहाँ पर जानन मिन्नी के भेजे हुए लॉयर का नंबर बस देख रही होती है एंड बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही होती है। जब यहाँ पर जानन घर पर आती है तब वो पूरी सहमे सहमे सी थी, लेकिन यहाँ पर फू जानन को देखकर बहुत खुश हो जाता है। बट यहाँ पर जानन गुस्से में उसे कह देती है कि अब बस बहुत हो गया, मैं ज़्यादा टाइम तक नाटक नहीं कर सकती हूँ और मैं तुम्हें छोड़कर जाना चाहती हूँ। वो कहने लग जाता है कि अचानक से तुम्हें क्या हो गया। जानन कहते कि अचानक से नहीं, बहुत पहले से मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर अब और नहीं रह सकती। मैंने अपनी लाइफ के 4 से 5 साल एकदम अय्याशी में गुजारे, जहाँ पर अब आगे की लाइफ मैं इस तरीके से स्ट्रगल नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ऑलरेडी यहाँ पर जॉब मिल गई है जहाँ पर मैं खुद को स्टेबलाइज करना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं तुम्हारा ध्यान रखती रह गई तो फिर मैं अपने आप को स्टेबल कभी नहीं कर पाऊंगी। एंड वो बेचारी ये सारी बातें अपने दिल पर पत्थर रहकर कह रही होती है, ताकि यहाँ पर फू की लेग्स कम्प्लीटली फाइन हो जाए। वो यहाँ पर आनंद की बात को सुनकर हैरान हो जाता है। उसे लगने लग जाता है कि क्या पता वो इतने दिन तक बस मेरा इंतज़ार कर रही हो कि मैं उसे कह दूँ कि मैं उसे झूठ बोला और वापस से वो लग्जरियस लाइफ जीना शुरू कर दे। तो वो उसे कहता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो। जानन कहते हैं कि थैंक यू, और मैं यहाँ पर डाइवोर्स पेपर्स तुम्हें भिजवा दूंगी। जिसके बाद में यहाँ से वो चली जाती है, और वो चाहते हुए भी यहाँ पर जानन को नहीं रोक पाता है। उसे यहाँ पर वो सोच रहा था कि क्या पता यहाँ पर जानन को किसी ने इन्फ्लुएंस किया हो, इसलिए यहाँ पर वो कॉल लगाकर अपने असिस्टेंट से पता करने के लिए कहता है कि आखिर जानन इतने दिनों में किस किस से मिला और किस किस से उसका कॉन्टैक्ट हुआ है। तो उसे यहाँ पर वो लॉर्ड वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर वो फू से कहने लग जाता है कि भैया 7 दिन खत्म हो गए, कब इस घर से जाने वाले हो। फू कहने लग जाता है कि तुम क्या कह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। जहाँ पर वो लैंडलॉर्ड से बताते कि नाटक करना बंद करो, तुम्हारी वाइफ से ऑलरेडी मैंने कह दिया था कि इस घर का जो लीजर है वो कम्प्लीटली एग्री नहीं करता, और तो और वो कॉन्ट्रैक्ट डीमैरिड है, तो फिर तुम्हें यहाँ पर इस घर को छोड़ना पड़ेगा ही। वो यहाँ पर सोचने पड़ जाता है कि जानन ने उसे यहाँ पर इस बारे में कभी कुछ नहीं बताया, एंड यहाँ पर वो जानन के और मिया की उस फाइट को याद कर रहा होता है, जहाँ पर जानन फू के लिए लड़ रही होती है। हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर लैंडलॉर्ड उसे कह रहा था कि तुम क्या बहरे भी हो चुके हो जो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि मैं इस घर को खरीदना चाहता हूँ। लैंडलॉर्ड कहते हैं कि तुम्हें पता भी है कि प्राइस कितना है, $3 मिलियन। जहाँ पर वो अपने क्रेडिट कार्ड को देने लग जाता है, ये कहते हुए कि इसके अंदर 5 मिलियन है, 3 मिलियन इस घर के लिए और 2 मिलियन सच बोलने के लिए कि आखिर तुमसे किसने कहा था इस 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, मुझे सच सच बताओ। और अगर तुमने झूठ कहा तो याद रखना उस 5 मिलियन के साथ साथ एक्स्ट्रा 5 मिलियन मैं तुमसे वसूल सकता हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो लैंडलॉर्ड उसे प्रॉपर्टीज़ के पेपर देते हुए सच सच बता देता है कि एक ब्यूटीफुल सी वुमन मिया आई थी मुझसे बात करने के लिए, और उसी ने मुझे पैसे दिए थे सब कुछ करने के लिए। जहाँ पर वह समझ जाता है कि ये मिया उसका पीछा कभी छोड़ने ही नहीं वाली है। इतने में यहाँ पर जानन घर पर वापस आ रही होती है, जहाँ पर वो उस प्रॉपर्टी के पेपर्स को अपने नीचे ही रख लेता है। जानन कहने लग जाते कि मैं अपना फ़ोन वापस लेने के लाई हूँ। वो कहता है कि तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हो। जानन बोलते कि हमारे डाइवोर्स पेपर्स कल तक आ जाएंगे। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन कूलिंग पीरियड भी तो नाम की कोई चीज़ होती है, डाइवोर्स 30 दिन में ख़त्म होता है, तब तक तुम्हें यहाँ पर मेरी केयर तो करनी पड़ेगी, वरना मैं समझ जाऊंगा कि तुम मुझे अबेंडन करी हो। और तुमने मुझे बताया नहीं कि इस घर को 7 दिन में खाली करना है। वो लैंडलॉर्ड आकर दम क्या दे करके है। लैंडलॉर्ड कहने लग जाते कि माफ़ कर देना, लेकिन अब हमें घर को छोड़कर तो जाना ही होगा। वो कहते हैं कि जाने की ज़रूरत ही है। जानन को शक हो जाता है कि कहीं तो वो उसे कुछ तो छुपा रहा है, और ये उसे यहाँ पर पहले से ही इंस्टेंट फील हो रहा है। जिसके बाद में उसकी छानबीन करने लगती है, जहाँ पर उसे ब्लड रिपोर्ट्स के सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। तब वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो यहाँ पर अपने ब्लड को सेल कर थोड़े थोड़े पैसे कमाना चाहता है, तो वो उसे आइंदा ऐसा करने से मना करती है एंड कहती है कि कूलिंग पीरियड ख़त्म होने तक मैं तुम्हारा ध्यान रख लूँगी, लेकिन प्लीज़ अपने ब्लड को सेल मत करो। दोस्तों, यहाँ पर जानन अपनी सेविंग्स को ढूंढ रही होती है, जिसके साथ साथ यहाँ पर वो अपनी कुछ फ्रेंड्स को कॉल लगाने की कोशिश करती है, बट वो लोग तो ऐसा बिहेव कर रहे थे कि जैसे वो लोग अब ब्रांडन को नहीं जानते हो। इतने में यहाँ पर वो अपने लग्जरियस हर्मेस बैग को नोटिस करती है एंड कहने लग जाते हैं कि अब यही बैग मेरा आखिरी बैग बचा हुआ, मेरा आखिरी होप, जिसे मैं सेल करूँगी, लेकिन तुम फिक्र मत करो,
जैसे ही मेरे पास पैसे आएंगे वैसे मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आ जाऊंगी। तो उसके बाद में यहाँ पर वो अपने इस बैग को सेल करने के लिए आ जाती है और इसके बदले में यहाँ पर वो सिर्फ 40,000 देने के लिए रेडी थी। जानन बोलते कि बस 40,000? जब मैंने इस बैग को खरीदा था तब इसका प्राइस यहाँ पर 4 लाख रुपीज़ था और तुम मुझे बस 40,000 दे रही हो। स्टाफ कहते कि 40,000 लेना है तो लो, वरना बैग को लेकर चली जाओ। एंड वो स्टाफ सचमुच बहुत रूड होती है, जहाँ पर रनन को 40,000 पर हाँ क्या नहीं पड़ता है। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं मिया को, जो कि स्टोर मैनेजर के साथ बात करते आ रही थी। एंड यहाँ पर रनन को देखकर हैरान हो जाती है एंड यहाँ पर वो उस पर हंसते हुए कहने लग जाती है कि तुम क्या यहाँ पर इस पूरे के पूरे स्टोर को खरीदने आई हो। रनन कहते कि नहीं, मैं अपने बैग को सेल करके कुछ पैसे लेने के लाई हूँ, जिसमें तुम्हें यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। एंड यहाँ पर मिया के दिमाग में खुराफाती आइडिया आने लग जाता है, जहाँ पर वो स्टोर मैनेजर से कहते कि तुमने मुझसे कहा था ना कि जो मैं चाहे वो कर सकती हूँ, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि तुम यहाँ पर इस वुमन के बैग को नहीं खरीदोगे और ना ही यहाँ पर उससे कोई फूटी कौड़ी दोगे। जनन कहने लग जाते कि तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कर रही हो, तुम जानबूझकर मुझे टारगेट बना रही हो। वो कहती कि सही कहा, लेकिन क्या करें, लगता है तुम यहाँ पर फू के इलाज के लिए पैसे जमा कर रही हो, जो कि तुम कभी भी नहीं कर पाओगी। और यहाँ पर जानन उन्हें रोकने लग जाती है। मियाँ कहते कि देखो मेरे पास टाइम नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, जहाँ पर मुझे बहुत सारी अर्निंग्स करनी है एंड इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो अर्निंग्स करनी है। जिसके बाद में यहाँ पर स्टोर का मेन ब्रांच मैनेजर आ जाता है, जो कि उनसे कहने लग जाता है कि आकर यहाँ पर चल कर है, जहाँ पर रैनन उसे सारी बात बताती है एंड बेट लगा लेती है कि जो काम यहाँ पर मियाँ कर सकती है उससे ज़्यादा एक्सेसिव काम मैं कर सकती हूँ, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो फिर इस बैग को तुम फ्री में रख लेना, मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं लूंगी। एंड यहाँ पर मियाँ तो सचमुच नर्वस हो जाती है जानन के साथ कम्पीट करने के लिए। फिर यहाँ पर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो जाती है, जहाँ पर मियाँ एक एक करके प्रोडक्ट्स दिखाना शुरू कर देती है। एंड यहाँ पर वो जिस ईयरिंग को एडवर्टाइज कर रही होती है वो एक ईयरिंग यहाँ पर सेल हो जाती है, जहाँ पर मियाँ बहुत खुश होती है। फिर बाद में यहाँ पर पारी आती है जानन की, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा नर्वस थी, लेकिन जानन के पैसे यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। जिसके बाद में शुरुआत में तो यहाँ पर वो शांत होती है, लेकिन हम यहाँ पर जानन को एक नए रूप को देखते जो कि कंप्लीट सेल्स वुमन बन चुकी थी। और यहाँ पर उस रिंग को बड़े अच्छे डेफिनेशन के साथ में लोगों को खरीदने के लिए कह देती है, जहाँ पर लोग एक नहीं दो नहीं बल्कि अलग अलग रिंग्स को ऑर्डर किए जा रहे थे। यहाँ पर हम देखते हैं दोस्त यारफू को, जहाँ पर वो उस चीज़ को लाइव देख रहा होता है। वो कहता है कि सच मुझे यहाँ पर जानन बहुत मेहनत कर रही है, तो फिर मुझे भी उसे रिवॉर्ड देना होगा। जिसके बाद में यहाँ पर वो ज्वेलरी स्टोर को कॉल कर उस पूरे के पूरे स्टोर को ओन ही कर लेता है। इसके बाद में यहाँ पर जानन उस ब्रांच मैनेजर के साथ मीटिंग करती है, जहाँ पर ब्रांच मैनेजर उसे थैंक यू बोलते हुए कंग्रेचुलेट कर रहा था। ये कहते हैं कि हमारे डायरेक्टर ने आपका लाइव ब्रॉडकास्ट देखा, जहाँ पर उन्हें आप बहुत पसंद आई एज ए सेल्स पर्सन, एंड उन्होंने यहाँ पर आप में एक अनोखा टैलेंट देखा है, जहाँ पर वो चाहते हैं कि अब से आप हमारे साथ काम में जुड़ जाए एंकरिंग के, वो भी लाइव ब्रॉडकास्ट करते हुए। रैनन कहते कि नहीं नहीं, ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं है, ये तो बस मेरी मजबूरी थी इसलिए मुझे करना पड़ा, वरना मैं कहाँ ये सब कर पाती हूँ। जैसे ही यहाँ पे वो मैनेजर उसे प्राइस बताता है, यानी कि उसकी सैलरी बताता है कि उसे $5 मिलियन मिलेंगे, वैसे ही रैनन की पूरी बोली बदल जाती है। वो कहते कि सही कहा तुमने, तुमने सही इंसान को परखा है, मैं एंकरिंग बचपन से करना चाहती थी और सचमुच मेरी जैसे सेल्स वुमन इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकती है। एंड बाद में यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट को वो खुशी खुशी साइन कर रही होती है, ये सोचते कि अब यहाँ पर वो फू के पैर का इलाज करवा सकती है। तो फिर यहाँ पर फू को कॉल लगाने लग जाती है गुड न्यूज़ देने के लिए। फू यहाँ पर कॉल नहीं उठा रहा होता है, जहाँ पर वो टेंशन में आ जाती है कि कहीं फू नीचे गिर तो नहीं गया, और वो तुरंत यहाँ पर स्टैम्प लेकर वहाँ से सर्टिफिकेट को लेकर भागने लग जाती है। इतने में यहाँ पर फू अपने ऑफिस की ओर जा रहा होता है, एंड जब यहाँ से वो भाग रही थी तब उसकी टकरान यहाँ पर फू से हो जाती है, जहाँ पर फू को वो ऐसे देखकर हैरान हो जाती है। फू का असिस्टेंट और सभी लोग रैनन को देखकर वहाँ से तो भाग ही जाते हैं। वो उसे पूछती कि तुम यहाँ पर ऐसे क्या कर रहे हो। फू बहाना मारने लग जाता है कि मैं तो यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। एंड यहाँ पर रैनन उसे ऐसे देखकर गुस्से में आ जाती है, कहती है कि मुझे अब सब कुछ पता चल रहा है कि तुम यहाँ पर अपने स्पैरो का नाटक कर रहे थे। फू कहता है कि हाँ, लेकिन कंप्लीट वो बात नहीं है। रैनन कहती है कि इसका मतलब ये है तुम जानबूझकर ये सब कर रहे थे ताकि तुम यहाँ पर मेरा टेस्ट ले पाओ, और ये सब कुछ तुमने यहाँ पर मियाँ के साथ मिलकर किया होगा। फू कहता है कि मियाँ के साथ मिलकर। रैनन कहते हैं कि हाँ, उसके साथ मिलकर, तभी तो यहाँ पर मियाँ मेरे पास आई थी मुझे धमकी देते हुए कि अगर मैंने तुम्हें डिवोर्स नहीं दिया तो फिर वो तुम्हारे पैरों का इलाज नहीं करवाएगी। अगर तुम मुझसे इतना ही हेट करते हो तो पहले कह देते, भगा देते घर से बोल के, मैं खुद ब खुद अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए वहाँ से चली जाती। इतना सब कुछ नाटक करने की क्या ही जरूरत थी। वो उसे समझा रहा होता है कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मियाँ यहाँ पर गुस्से में वहाँ से चली ही जाती है।
जब वो उसके पीछे जाने वाला था तब असिस्टेंट यहाँ पर उससे आकर रोकने लग जाता है। ये कहते कि आपका दिमाग ठिकाने पर नहीं है, आप दिमाग को थोड़ा ठंडक दीजिए, हम बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं। जिसके बाद में यहाँ पर वो चला जाता है मियाँ से मिलने के लिए। मियाँ तो उसे देखकर यहाँ पर खुश हो जाती है, लेकिन जब यहाँ पर वो उसे अपने पैरों पर खड़ा देखती है तो वह हैरान हो जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे बोलने का कुछ मौका देता ही नहीं, उसका गला पकड़ते हुए उसे घर के अंदर घुस जाता है। मियाँ कहते कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। वो कहते कि ये सवाल तो मुझे यहाँ पर तुमसे पूछना चाहिए कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई रनन के पास आकर उसे ये सारी बातें बोलने के लिए। मियाँ उसे समझाने की कोशिश करी थी कि ये तो मैंने हम दोनों के लव के लिए किया है, ताकि हम दोनों एक साथ रह सके, और ऐसे भी मुझे यहाँ पर तुम्हारी पैर की बहुत फिक्र है। वो कहता है कि नाटक करना बंद करो, वो तो तुम्हारी मॉम है जिसका रिलेशन मेरी फैमिली के साथ है, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ था, वरना मैं तुम जैसे वुमेन को कभी लाइक कर ही नहीं सकता। और मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग देकर जा रहा हूँ कि अगर यहाँ पर रनन को कुछ भी हुआ तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होने वाला है, तुम इस पूरी की पूरी दुनिया से ही गायब हो जाओगी। यहाँ से वो इतना कहकर चला जाता है जहाँ पर मियो तो कम्प्लीटली साइको हो जाती है और वो यहाँ पर रनन को जान से मारने के लिए सोच रही होती है। फिर उसके बाद में यहाँ पर वो बेचारी क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है, जहाँ पर एक गुंडा उसे अकेले देखकर वो उसका फायदा उठाने की सोचने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो रनन को अप्रोच कर उसे विस्की दे रहा था, ये कहते हुए कि ये विस्की कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसे एक बार ट्राई कर तो देखो। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उन्हें ऐसे देखकर समझ जाता है कि वो इंसान उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। रनन मन में कह रही होती है कि क्या इस पागल इंसान को मैं इतनी बुढ़ी दिखती हूँ कि मैं यहाँ पर उसके दिए हुए विस्की को ट्राई करूँगी, जबकि मुझे पता है कि इसके अंदर ज़रूर कुछ मिला हुआ होगा। यहाँ पर असिस्टेंट आकर उस इंसान को धक्का देता है, जहाँ पर रनन उस अल्कोहल को उस इंसान के ऊपर फेंकने वाली थी, पर वो अल्कोहल उस असिस्टेंट में गिर जाता है और वो असिस्टेंट वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद में वो गुंडा यहाँ पर गुस्से में आकर रनन के साथ ज़बरदस्ती करने लग जाता है। रनन तो यहाँ पर उसे ढेर सारी वार्निंग भी देती, लेकिन वो उसी की बात को नहीं सुन रहा था। ये कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हारी हेल्प कर पाए। बनते में यहाँ पर मिस्टर फू आ जाता है, जो आते ही यहाँ पर उस गुंडे को मजा चखाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे वहाँ से भगा ही देता है। रनन यहाँ पर तो फू को देखकर रोने लग जाती है और उसे हक करने लगती है। फिर उसे याद आता है कि वो तो सुबह उसे गुस्सा थी और वो उसे अपने आप से दूर कर उस पर चिल्लाने लग जाती है। वो यहाँ पर उसे सारी की सारी बातें एक एक कर समझा रहा होता है। रनन क्लियरली उसे कह देता है कि आखिर मैं तुम्हारे ऊपर भरोसा क्यों ही करूं, मैं कोई भी तुम्हारी बातों पर बिलीव नहीं करती हूँ। वो कहने लग जाता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक मौका देकर देखो। जहाँ से रनन जाने लग जाती है तो वो उसे रोकने लग जाता है एंड यहाँ पर रनन उसके बहुत क्लोज आ जाती है, जहाँ पर वो को लगा था कि अब तो वो उसे किस करेगी, लेकिन यहाँ पर वो उसे लिप्स पर बाइट कर देती है। लेकिन फिर कुछ समय बाद यहाँ पर उनके पीछे में काउंट हो ही जाता है। नेक्स्ट डे यहाँ पर मॉर्निंग होती है तो फिर रनन यहाँ पर उठने लगती है और वो अपने आप को ऐसी हालत में देखकर और साथ ही साथ अपने आप को यहाँ पर फू के बाजू में देखकर हैरान हो जाती है। फू कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो कि जैसे तुमने मुझे यहाँ पर नया नया देखा हुआ है और तुम मुझे जानते ही नहीं हो। रनन कहते हैं कि हमारे बीच जो कुछ भी हुआ हम ऐसे क्यों है। तब यहाँ पर फू से रात की बात सब कुछ बताने लग जाता है। रनन कहते कि तुम्हें मुझे रोकना चाहिए था। फू कहता है कि अरे मैंने ट्राई तो किया, लेकिन तुम ही मुझसे कह रहे थे कि मैं अपने पूरे सेंसेस में हूँ, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ़ करूँ तो फिर हमें यहाँ पर नाइट स्पेंड करनी ही होगी। जिसके बाद यहाँ पर रनन से चिपक रहा होता है। रनन कहते कि भले मैंने वो सब कुछ बोला हो, लेकिन उस समय मैं अपने सेंसेस में नहीं थी और अभी तक मैं तुमसे ज़रूर गुस्सा हूँ। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे कॉन्ट्रैक्ट बता रही होती है जो कि उसने उस कंपनी के साथ में साइन की थी। ये कहते हैं कि भले हम यहाँ पर ब्रोक है, पर देखो मुझे कितनी अच्छी जॉब मिल चुकी है। दूसरे यहाँ पर रनन कहने लग जाते कि देखना हम दोनों एक साथ एक मस्त कमबैक करेंगे, तुम भी एक जॉब ढूंढ लो, फिर यहाँ पर वापस से तुम्हारे बिजनेस की शुरुआत कर देंगे। इतने में यहाँ पर फोकस से सोच रहा होता है। रनन कहते कि अब तो तुम मुझसे कुछ तो नहीं छुपा रहे हो ना, क्योंकि अगर कुछ भी है तो अभी बता दो और मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ नेक्स्ट शूट के लिए। जहाँ पर वो डर के मारे तो उसे कुछ बता भी नहीं पाता है एंड उसकी हाँ में यहाँ पर हाँ मिला देता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने कैबिन में बैठा हुआ था। असिस्टेंट कहते कि लगता है सब कुछ यहाँ पर आप दोनों के बीच में सॉल्व हो गया हो, लेकिन यहाँ पर फू से बताता है कि नहीं, खाली 50% सॉल्व है, 50% तो अभी भी बचा है और ये जिम्मेदारी यहाँ पर तुम्हारी है कि यहाँ पर रनन को मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए।
खासकर कि अभी भी मैं यहाँ पर थंडर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। दूसरा यहाँ पर रानन का लाइव शुरू हो जाता है, जहाँ पर नोटिस करते हैं कि हर कोई इस बार कुछ खरीद रहा ही नहीं था। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उस लाइव को लेकर तुरंत ही दौड़ा चला आता है एंड वो दोनों मिलकर देखने लग जाते हैं और रियलाइज करते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग शुरुआत में चीज़ों को खरीद रहे थे, उस तरीके से के लोग चीज़ को नहीं खरीद रहे। तो वो यहाँ पर फू कहने लग जाता है कि कोई बात नहीं, हम चीज़ों को खुद खरीद लेंगे। असिस्टेंट कहते हैं कि लेकिन आप कैसे खरीदोगे, आपका जो ऑनलाइन पेमेंट है वो आपके नंबर से कनेक्टेड है, तब तो मैडम को पता चल जाएगा कि आप कौन हो, तब आप क्या करोगे। फू कहता है कि मैं इतना भी पागल नहीं हूँ, यहाँ पर तुम चीज़ें खरीदोगे और पैसे मैं तुम्हें ट्रांसफ़र करूँगा। वो कहने लग जाते हैं कि लेकिन क्या पता मैडम के पास मेरा भी नंबर हो। वो कहता है कि फेक नंबर यूज़ करो लेकिन कुछ तो करो। जिसके बाद यहाँ पर वो लोग एक से बड़ा सा बोनस देते और ये चीज़ यहाँ पर लाइव चैट में दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर थंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट के बारे में बात करने लग जाते कि आखिर वो पर्सन कितना ज़्यादा मिस्टीरियस है। वो कभी भी यहाँ पर किसी के भी सामने अभी तक अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं कर पाए। रानन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाती है कि आखिर वो पर्सन कौन हो सकता है। दूसरा यहाँ पर फूड जो होता है वो असिस्टेंट को कॉफ़ी लाने के लिए कह देता है एंड इतने में यहाँ पर वो कॉफ़ी लेकर आता है, जहाँ पर रानन मिस्टर फू को यानी कि थंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट को ढूंढते हुए आ जाती है। तब यहाँ पर वो फू को देखकर हैरान हो जाती है, बट यहाँ पर वो सारी की सारी बातों को पलट ही देता है, ये कहते हुए कि मेरी न्यू जॉब है, मैं यहाँ पर मिसेस जाओ का असिस्टेंट बनकर रह रहा हूँ। वो कहते कि अरे एक ज़माने में मैं तुम्हारा असिस्टेंट हुआ करता था। वो कहता है कि हाँ, उसने सेविंग्स कर रखी थी जो मैंने नहीं की है, और उसकी फैमिली तो ना मेरी तरह बैंक करप्ट हुई है, तो फिर अब से मैं उसका असिस्टेंट हूँ। जानन कहती कि कोई बात नहीं, एटलीस्ट तुम कोई तो जॉब तो कर रहे हो। जिसके बाद यहाँ से वो उसे चलने के लिए कहता है। जानन कहते कि चलने के लिए तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि अभी तक तो यहाँ पर वर्किंग आवर्स चालू है, तो फिर तुम्हारा बॉस इतना जल्दी तुम्हें फर्स्ट डे पर लीव कैसे दे सकता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें बस नीचे तक छोड़ने आ रहा था, मैं थोड़ी ना फर्स्ट डे पर इतना जल्दी लीव ले लूँगा। जिसके बाद जानन यहाँ पर उसे ऑल द बेस्ट बोलकर जाने लग जाती है एंड यहाँ पर कॉफ़ी गिर जाता है तो असिस्टेंट क्लीन करने लगता है, लेकिन इतने में वापस से कोई अंदर की ओर आ रहा था तो उसे लगता है कि वो रानन हो सकती है, तो वो खुद क्लीनिंग करने लग जाता है। बट वो तो यहाँ पर उसी कंपनी की एम्प्लॉय थी जो अपने बॉस को साफ सफाई करता देख हैरान हो जाती है। दोस्तों हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जो कि उस मिस्टीरियस वुमन के साथ होती है। वो मिस्टीरियस वुमन उसे कहने लग जाती है कि रानन तो यहाँ पर तुम्हें कम्प्लीटली रिप्लेस ही कर दिया। वो कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे लेटेस्ट न्यूज़ सिखाने लग जाती है एंड यहाँ पर मिया का गुस्सा, उसकी जेलसी सब कुछ बढ़ जाता है। जितने में यहाँ पर उसे एक आइडिया आता है, तो फिर यहाँ पर वो वीडियो कॉल लगा लेती है जाओ को एंड यहाँ पर वो उससे हेल्प मांगने लग जाती है, जहाँ पर जाओ उसे हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है एंड यहाँ पर उसे सारी प्लानिंग भी बताने लग जाती है। जिसके बाद में यहाँ से रानन खुशी खुशी जा रही होती है कि इतने में यहाँ पर कोई आकर उसे किडनैप कर कर एक कार के अंदर डाल लेता है, और वह कार किसी और की नहीं बल्कि थंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट की होती है। इनडायरेक्टली फू की कार होती है, जहाँ पर मिया को इस बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। इतने में हम यहाँ पर जाओ को देखते हैं, जो कि मीडिया वाले के सामने इंटरव्यू दे रहा था, जहाँ पर मिया भागते हुए आ जाती है एंड कहती है कि मैंने यहाँ पर रानन को थंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट की कार में जाते हुए देखा है, और वो भी खुद कार में चले गए थे। जिसके बाद में सभी के सभी मीडिया वाले उस कार के पास चले जाते हैं, जहाँ पर वो कार शेक हो रही थी और उसके ब्लाइंड फोल्ड्स कर दिए गए थे। मिया कहने लग जाती कि न जाने यहाँ पर रानन क्या कर रही होगी। जाओ भी कहने लग जाती कि सही कहा, रानन यहाँ पर मेरे भाई के साथ में शादी की थी, और मेरा भाई जब से बैंकरप्ट हुआ है तब से उसकी नज़रें खराब हो गई है, न जाने यहाँ पर वो लड़की किस किस के साथ में रह रही है। लेकिन इतने में यहाँ पर जैसे मियाँ दरवाज़ा खोलती है, उसके अंदर से फू बाहर आता है और फू को देखकर तो वो चौंक जाती है। यहाँ पर फोन सभी लोगों पर चिल्लाने लग जाता है, कहते हैं कि कौन सी चीटिंग की बात कर रहे हो, मैं अपनी वाइफ के साथ में, यहाँ पर तुम मेरी प्राइवेसी को भंग कर रहे हो। जहाँ पर सभी के सभी मीडिया वालों से घबरा कर जाने लग जाते। मियाँ यहाँ पर कम्प्लीटली कंफ्यूज हो जाती है और फू से कहते कि क्यों होश उड़ के तुम्हारे, मुझे शुरुआत में ही समझ जाना चाहिए था कि आखिर तुम किस टाइप की पर्सन हो। काश मैंने यहाँ पर अपने डैड की सारी बात सुन ली होती, तब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। मियाँ कहने लग जाते कि शायद से तुम गलत कार में चले गए हो, या फिर क्या पता तुम्हें यहाँ पर थंडर ग्रुप के प्रेसिडेंट हो रहोगे। जाओ कहने लग जाते कि तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तुम्हें पता है ना कि थंडर ग्रुप का प्रेसिडेंट यहाँ का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, और वो तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। रिसेंटली यहाँ पर फू कंपनी ये सब कुछ मेरे हाथ में है, तो फिर फू के पास ये सब कुछ कहाँ से आ जाता है। फू कहता है कि सही कहा,
मैं ही थंडर ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। अब तुम्हें इस बात को एक्सेप्ट करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, क्योंकि मेरे पास इतना फिजूल का टाइम नहीं है। यहाँ पर फू को अभी भी यही लग रहा होता है कि जाओ उस पर यकीन नहीं कर रहा, और जाओ सचमुच यही सोच रहा होता है कि तुम बस यहाँ पर भागे जा रहे हो। ये बात सच बिल्कुल नहीं हो सकती है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट बाहर निकल कर फू को सारी बातें बता रहा होता है, जहाँ पर जाओ क्लियरली कह देता है कि तुम यहाँ पर हमारी कंपनी का कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। भले यहाँ पर तुम्हारी कंपनी कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन हमारी कंपनी एक एम्पायर पर खड़ी हुई है। वो कहते हैं कि सही कहा, वो एम्पायर भी तो यहाँ पे मैंने ही तुम सभी को बना कर दिया है। असिस्टेंट कहने लग जाता है कि आपने सच कहा था कि जाओ यहाँ पर कोई भी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएगा। जाओ कहता है कि आखिर तुम होते कौन हो मुझे यहाँ पर ये सारी धमकियाँ देने वाले। इस दिन यहाँ पर जाओ को उसकी मम का कॉल आ जाता है, जहाँ पर उसकी मम रोते हुए उसे बता रही थी कि उनके पास अब एक फुटी कौड़ी भी नहीं बची है। जिसके बाद यहाँ पर जाओ खुद बदल नील डाउन करते हुए यहाँ पर वो से माफ़ी मांग रहा था। अब जाकर यहाँ पर वो उसे अपना भाई बुला रहा था, उससे मदद मांग रहा था। वो कहता है कि इसे मेरी नज़रों से लेकर चले जाओ। सच में मेरी आंखें बहुत ज़्यादा पेन करी और मेरे कान से तो खून ही निकलने लग जाएगा अगर इसकी आवाज़ मैंने और कुछ सेकंड सुन ली तो। जिसके बाद में गार्ड्स यहाँ से उसे लेकर चले जाते। मिया तो यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि अब तो उसका एक्स लवर बहुत ही ज्यादा रिच निकला है। मिया यहाँ पर जाकर उसे एडमायर करने लग जाती है। वो कहता है कि मुझसे दूर रहो तो बेटर होगा। आखिर तुमने अपने आप को समझ क्या रखा है? मैंने कहा ना कि मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आ सकता, इसका मतलब कभी नहीं आ सकता हो। मिया कहने लग जाती कि अरे तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसे भी हम दोनों कितने समय से एक साथ रहे, और रही बात रानन की तो हमें उसे बुला देना चाहिए। वो कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुमने यहाँ पर रानन को ड्रग्स है, जहाँ पर बेचारी कब से बेहोश पड़ी हुई है, जहाँ पर मैं तुम्हें जेल भेज ही रहूँगा। और वो सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाकर सीधा उसे जेल भिजवा देने के लिए कह देता है। इतने में यहाँ पर असिस्टेंट उसे थैंक यू बोल रहा होता है, जहाँ पर विंडो डाउन होता है और रानन पूछने लग जाती है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। रानन को असल में कुछ पता नहीं होता है, क्योंकि वो अब तक बेहोश थी। बाद में यहाँ पर वो लोग घर चले जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर वो अपने लाइव ब्रॉडकास्ट पर होती है, जहाँ पर वापस से कोई उसे किडनैप कर लेता है। एंड इतने में यहाँ पर तो फू को कॉल भी आ जाता है, जिसके बाद में यहाँ पर रानन उस इंसान की फेस नहीं देख पा रही थी, और वो वही मास्क वाली वुमन रहती है। जिसके बाद में यहाँ पर फू सारे के सारे पैसे लेकर आ जाता है। वो उस पर्सन से कह रहा था कि आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब क्यों कर रही हो। वो पर्सन कहते हैं कि मैं तुम्हारे यहाँ पर फादर की रिलेटेड हूँ, जहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आता। इतने में यहाँ पर वो गुस्से में आकर फू के ऊपर अटैक करने वाली थी, बट असिस्टेंट यहाँ पर आकर उन्हें बचा लेता है, और वह यहाँ पर उस पर्सन को घायल कर देता है। जैसे यहाँ पर रैनर उसका मास्क हटाती है तो कोई और नहीं बल्कि मिनी ही होती है, जहाँ पर मिनी को रैनर से नहीं बल्कि फू से बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पर वो कोई और नहीं बल्कि फू की स्टेप सिस्टर होती है, जिसे अभी तक यहाँ पर उसके डैड ने उसकी पूरी फैमिली से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, जस्ट बिकॉज यहाँ पर वो लोग बहुत ही लो क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। एंड इतने में यहाँ पर वो बेहोश हो जाती है, जहाँ पर वो लोग उसे लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। उसकी हालत यहाँ पर इतनी ज़्यादा ख़राब होती है, बट रैनर फिर भी अपनी फ्रेंड की जान को बचाने के लिए डॉक्टर से कह देती है। जिसके बाद में यहाँ पर रैनन खुद बेहोश हो जाती है, एंड यहाँ पर वो उसके लिए प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स लेकर आ गया होता है। दूसरे नृत्य में यहाँ पर मिनी आती है और उसे पर्सनली माफ़ी मांगने लग जाती है। ये कहते हैं कि मुझे यहाँ पर शुरुआत से तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था, और यहाँ पर उन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो जाती है। फिर हम यहाँ पर एक बार फिर से शुरुआत में ही आ जाते हैं, यानी कि भले ये एंडिंग हो, लेकिन यहाँ पर रैनन और मिनी आराम से इस चीज़ को एंजॉय कर रहे होते, जहाँ पर उनकी लाइफ पहले जैसी बन गई थी। इतने में यहाँ पर वो स्टाफ दौड़ता हुआ आता है एंड रैनन को बताता है कि अभी अभी मैंने यहाँ पर हमारे बॉस को उनकी फीमेल असिस्टेंट के साथ में बहुत क्लोज होता हुआ देखा। अब रैनन पहले वाली रैनन बिल्कुल नहीं रही है, वो गुस्से में चली जाती है यहाँ पर उसे पिटने के लिए, लेकिन यहाँ पर वो तो उसके सामने आकर उसके लिए एनिवर्सरी गिफ्ट लेकर आया हुआ होता है। रैनन कहते कि तुम्हें मजाक करने की ज़रूरत नहीं थी। वो कहता है कि मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम पहले वाली रैनन हो या फिर बदल चुकी हो। जिसके बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं, एंड मैंने भी यहाँ पर उन दोनों के लिए बहुत खुश होती है, और ये ड्रामा इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाता है।